मुफ्ती शमून कासमी साहब, सरकार ये जो वक्फ बिल लेकर आ रही है इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध में भी हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में भी हैं और शाहीन बाग की धमकी भी कुछ लोग दे रहे हैं कि उसे दोहराया जाएगा। ऐसे समय में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर भी हैं, आपकी बात वैल्यू रखती है देश के मुसलमानों को। मैं कहना चाहूँगा कि 1947 के बाद एक लंबा कार्यकाल यहाँ इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिला और ये जितने हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सब कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं। और उस ज़माने से 60 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें सारे जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने वो सब मुस्लिम ही थे। जब बोर्ड का गठन हुआ तो उसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं था। अब आप ये बताएं कि जिन गरीबों के लिए ये वक्फ संपत्ति को दान किया गया था वो तो गरीब के गरीब ही रहे और जो वक्फ बोर्ड गठित हुए उनकी हालत बदल गई और वो गरीब से अमीर बन गए। तो मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि जितने लोग ये शोर मचा रहे हैं ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर उनके बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। अगर ये लोग माजी बईद के अंदर ये काम करते कि उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाते, अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते और मॉल और दुकानें बनाते तो मैं समझता हूं कि उसकी आमदनी से गरीब मुसलमानों को एजुकेट किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। तो कांग्रेस ने भी नहीं बना, अस्पताल भी नहीं बना। मुफ्ती साहब कह रहे हैं, सैयद जवाद साहब, अभी तक इसका सदुपयोग नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए जो सरकार बिल लेकर के आ रही, मैं बार बार इस गवर्नमेंट को हम दो, हमारे दो और अब तो हमारे और दो की सरकार कहती हैं, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रीमियम प्रॉपर्टी है उस पर जो है सरकार की नज़र है और वो अपने चंद उद्योगपति मित्रों को जो है वो उस तरफ ले जाना चाहती है। जैसे कृषि कानून बिल लेकर के आए तो तब इन्होंने ये कहा था कि हमने बहुत आपके पास रिपोर्ट आई है किस किस दोस्तों को अपने वो देना चाहते हैं सरकार? आपके पास पूरा लिखित में आया है? बड़े बड़े एक साहब के उसके ऊपर बाकायदा केस भी चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। एक बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनकी जो बड़ा सा बंगला बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर है। अच्छा, इसीलिए उनको सारे पेपर मौजूद है ना? ठीक है, बिल्कुल देखेंगे, आपके पेपर भी देखेंगे। बिल्कुल बाकायदा तमाम रिपोर्ट जो है और उसका केस जो है वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा जब भी ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार रहा हूं, अभी मुफ्ती शमून कासमी साहब ने जो है गवर्नमेंट की वकालत करी, अरे बढ़ाइए ना माइनॉरिटी का बजट। कितने सालों के अंदर आप माइनॉरिटी का बजट नहीं बढ़ा रहे हैं? आप देखिए माइनॉरिटीज की हालत क्या हो गई। सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप हमेशा आकर के हमेशा हवाबाजी करेंगे आकर के। और समझ लीजिए सरकार का विरोध करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सरकार का विरोध संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर अंबर जी, कई जगह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमुक बिल्डिंग जो है वक्फ की है, ये हाई कोर्ट वक्फ का है, उसका घर वक्फ पे है, वो स्टेडियम वक्फ की भूमि पर है। क्या कहेंगी आप? देखिए सबसे पहले तो सवाल ये है कि जिन मित्र के ऊपर जवाद साहब ने इल्जाम लगाया तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो जमीन उन मित्र के पास पहुंची कैसे। वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा धांधली होती है। जो वक्फ बोर्ड में आकर जो लोग बैठते हैं वो बड़े स्तर पर उस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करते हैं, या जो भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं जिनका रेंट बहुत हाई होना चाहिए, रेंटल इनकम हाई होनी चाहिए, जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल सही से नहीं होता। जिस पर्पज से वक्फ प्रॉपर्टीज बनी थी या वक्फ किया जाता है उसका इस्तेमाल उस पर्पज के लिए तो होता ही नहीं है। मुस्लिम समाज में जितनी भी हमारी गरीब महिलाएं होती है, बेवा होती है, बेरोजगार लोग होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप जरा पूछिए कि वो लोग जो वक्फ में बैठे होते हैं उन्होंने इतने सालों में क्या किया। तो सवाल यही है कि जब वक्फ के नाम पर अपने ही समाज के लोग जब इतनी बड़ी धांधली करें, उनसे सवाल ना करने के बजाय आज सरकार जब अमेंडमेंट करके उस पूरे स्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश कर रही है तो सवाल यहां पे उठ रहा है। ये शर्म की बात है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और वो लोग जो वक्फ में आकर बैठते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। अब जेपीसी में गया, ये वहां पर 30 के मेंबर्स की उसमें से 15 लोगों ने उसका समर्थन किया। अब आगे भी जाएगा, बिल पास होगा। मुझे लगता है कि जैसे ओवैसी साहब यहाँ पर शाहीन बाग बनाने की और ये कह रहे हैं कि सारे दरगाह, मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, यही धमकी वो पिछले कई सालों से दे रहे हैं जब से वक्त पे चर्चा हुई है। तो सवाल ये है कि शाहीन बाग हुआ, CA/NRC के नाम पे शाहीन बाग हुआ, किस को इस देश से निकाला गया? ओवैसी साहब का काम है मुसलमानों को डराओ और राजनीति करो।
अगर ओवैसी साहब को इतना ही डर लगता है, जैसे कि शहाबुद्दीन साहब, हालांकि वो इस तरह की बात नहीं करते, पहली बार मैं उनके किसी बयान से अग्री करती हूं, तो ओवैसी साहब को ऐसे ही उठा के पाकिस्तान में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वहां पे वो महफूज महसूस करेंगे। ठीक अंबर जी, ठीक। मुमताज आलम रिजवी साहब, सुधार हो रहा है, रेगुलेशन सुधार का आ रहा है, क्या आपत्ति है? बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब, नए ओहदे के लिए पहले तो मुबारकबाद। शुक्रिया। आप चौकीदार बन गए आज। अभी अम्बर जी ने जो बात कही, मुझे लगा था कि शहाबुद्दीन साहब ने जो गलती की बोलने में, शायद उसको अच्छा। मैं बता रहा हूँ उसकी वजह ये है। अच्छा। उन्होंने कहा कि वीज़ा दे करके और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब शहाबुद्दीन को यही नहीं पता कि वीज़ा कौन देता है। तो पाकिस्तान जाना हो, लेना तो पाकिस्तान से ही पड़ेगा ना। नहीं वही कह रहे हैं ना, तो उन्होंने देने का दे करके भेज तो दो। वो खुद थोड़ी ना अप्लाई तो कर रहे भाई हैं, उनको दे लीगल बात करके दे दीजिए, सवाल ये है वीज़ा कि उनको भिजवा दीजिए। नहीं पाकिस्तान का वीजा हिंदुस्तान वाले कैसे दे करके भेज देंगे? तो पाकिस्तान लेगा कि नहीं लेगा, इतना तो कम से कम समझें कि क्या नियम है, क्या तरीका है। बोल देंगे जहालत वाली बात नंबर 1। लेकिन शहाबुद्दीन साहब से यही उम्मीद की जाती, उनसे बहुत ज्यादा तवक्को की बात नहीं है। अब आ जाइए